नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को वैध ठहराया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A क्यों लाई गई थी और इससे संबंधित क्या प्रमुख चुनौतियां थी, इसको क्यों सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, साथ ही इसके पक्ष में किस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए गए थे, आज इन सभी पक्षों पर इन न्यूज के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस धारा को सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुनौती दी गई थी और चुनौती के आधार क्या थे। साथ ही इसके बचाव में यानी धारा 6A के बचाव में किस प्रकार के तर्क दिए गए उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि जो एनआरसी का प्रश्न है असम में, जो कि नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स का प्रश्न है, वो अदालत के निर्णय से किस प्रकार से जुड़ जाता है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है, भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सकें, इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर हाल ही में हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। कई जगहों पर ये कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं लेकिन आने वाले समय में दिल्ली स्थित करोलबाग शाखा, साथ ही लखनऊ शाखा और इंदौर शाखाओं में ये बैच प्रारंभ होने वाले हैं। अगर आप इन शाखाओं के पास स्थित हैं तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप 87501 पर कॉल कर सकते हैं और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और निर्णय किस पर आया है? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A पर आया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 4-1 से आया है, यानी 5 न्यायाधीशों की पीठ में यह मामला था जिसमें 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया गया है। धारा 6A को कब लाया गया था? धारा 6A को 1985 में लाया गया था और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि असम अकॉर्ड से जुड़ती है। असम अकॉर्ड यानी असम समझौते से जुड़ती है। आप जानते हैं कि 1970 के दशक के उत्तरार्ध में बांग्लादेश से आने वाले आप्रवासियों के कारण असम में एक विरोध उभरा, जिस विरोध का नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के द्वारा किया गया। इसके बाद राजीव गांधी सरकार ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ बातचीत की और उसी का परिणाम था कि 1985 में असम समझौता हमारे सामने आता है। असम समझौते के क्लोज 5 के अंतर्गत, असम अकॉर्ड के क्लोज 5 के अंतर्गत एक डेट निर्धारित की गई जिसके आधार पर असम में आने वाले विदेशियों की पहचान निर्धारित की जा सकती थी और वो डेट थी 1 जनवरी 1966। ये डेट निर्धारित की गई और इसकी डेट के आधार पर कहा गया कि इसके आधार पर ही असम में विदेशियों की पहचान की जाएगी। लेकिन इस समझौते के बाद 1950 नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन किया गया, उसमें धारा 6A जोड़ी गई और धारा 6A में यह कहा गया कि 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच भारत में या असम में आने वाले नागरिकों को, असम में आने वाले विदेशी नागरिक अगर अपना पंजीकरण कराते हैं तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जा सकती है या वो नागरिक माने जाएंगे, लेकिन उन्हें 10 वर्ष तक मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार के अंतर देखे गए। साथ ही 1947 में जब भारत आजाद हुआ और भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में, तो भारत में नागरिकता निर्धारण की जो तारीख निर्धारित की गई वो जुलाई 1948 की गई थी। इसके कारण कई प्रकार की तारीख हमारे सामने आती है, कई तरह की तारीख हमारे सामने आती है जो कि नागरिकता को प्रदान करने से संबंधित थी। तो एक तर्क ये दिया गया कि क्योंकि असम में जो आव्रजन हो रहा है उसके आधार पर जो नागरिकता प्रदान की जा रही है उसमें तारीख का डिफरेंस है और वो असम के नागरिकों की समानता के अधिकार को का उल्लंघन करता है और इसीलिए इस
पूरी धारा को, धारा 6A को चुनौती मिली सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें जो याचिकाकर्ता थे असम पब्लिक वर्क्स और असम संयुक्त महासंघ, या आप इसे असम सम्मिलित महासंघ भी कह सकते हैं। ये गैर सरकारी संगठन है, इनके साथ गैर सरकारी संगठन भी मिले और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी और ये कहा कि असम में नागरिकता के लिए अलग अलग कट ऑफ तिथि भेदभावपूर्ण है और इसलिए इनको दूर किया जाना चाहिए। ये पूरा मुद्दा था, इसके कारण ही ये पूरा मुद्दा चर्चा में आया और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। ये मामला इसलिए भी पहुंचा क्योंकि असम में जो असम की बांग्लादेश से सीमा लगती है वो बहुत ही छिद्रात्मक है, यानी पोरस सीमा है। बांग्लादेश से असम का जुड़ाव कई तरह की नदियों और नालों से भी होता है और इसलिए बांग्लादेश से असम में आव्रजन की समस्या, आप्रवास की समस्या लगातार बनी रहती है, जो असम की जनसांख्यिकी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। और यही कारण है कि इस तरह की समस्या हमारे सामने आती है। और इसी का परिणाम था कि जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान से निकल करके बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो उसके बाद आव्रजन की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ी कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने इसका बहुत विरोध भी किया और उसी का परिणाम है कि 1985 में असम अकॉर्ड हमारे सामने आता है, जिसमें विदेशियों की पहचान के लिए तारीख निर्धारित की गई 1 जनवरी 1966। साथ ही नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और 6A धारा लाई गई और उसमें किस तरह के प्रावधान किए गए, उसमें प्रावधान किया गया कि भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश कर चुके हैं और तब से सामान्य रूप से यहीं पर निवासी हैं, यानी ऑर्डिनरीली यहाँ के सिटीजन हैं, वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके अलावा दूसरा प्रावधान यह था कि जो लोग 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश कर गए हैं और विदेशी पाए गए हैं, फॉरेनर पाए गए हैं, वे केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार पंजीकरण करा सकते हैं। और पंजीकरण तो ये करा देंगे, पंजीकृत व्यक्तियों के पास नागरिक अधिकार तो होंगे, लेकिन उन्हें 10 वर्ष तक मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी वो मतदान नहीं कर सकते। इसके अलावा 24 मार्च 1971 के बाद कोई भी प्रवेश अगर करता है असम में तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के 6A में प्रावधान किए गए, इन्हीं को वैध ठहराया गया है, इन्हीं पर सवाल खड़ा किया गया था। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सही ठहरा दिया है। चुनौती क्यों मिली थी धारा 6A को? चुनौती के आधार कई प्रकार के थे। एक आधार ये था कि जो तिथियां हैं ये भेदभावपूर्ण कट ऑफ तिथि का निर्धारण करती है। 1 जनवरी 1966 का जो निर्धारण है ये भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ऑल इंडिया स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर नागरिकता प्रदान करने की जो कट ऑफ तिथि निर्धारित की गई थी आजादी के बाद, वो जुलाई 1948 थी। और इसलिए ये कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों के समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। विशेष तौर से असम में नागरिकता प्रदान करने के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। और इसी आधार पर इसको चुनौती मिल गई थी, क्योंकि तिथियों ने अलग अलग मानक निर्धारित कर दिए थे नागरिकता प्रदान करने के। इसलिए जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है, मनमाना है और अवैध है। इस आधार पर इसको चुनौती प्रदान की गई। इसके कारण याचिकाकर्ताओं ने और तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इसके कारण मूल निवासियों पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, ये मूल निवासियों के अधिकार को कमजोर करती है। साथ ही असम में जनसांख्यिकीय संतुलन भी नकारात्मक रूप से इससे प्रभावित हो सकता है। व्यक्ति अपने ही राज्य में समय के साथ अल्पसंख्यक बन सकता है। इस तरह के प्रस्तुत किए गए तर्क, साथ ही इससे आर्थिक और राजनीतिक चिंताएं भी पैदा होती है। अगर आप जुलाई 1948 के बाद आने वाले बाहर से व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान करते हैं तो इससे स्थानीय लोगों के आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है, उनकी आर्थिक स्थितियां नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत भी उनका रिप्रेजेंटेशन बाधित हो सकता है, उनके रिप्रेजेंटेशन पर, उनके प्रतिनिधित्व पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे स्थानीय आबादी के सांस्कृतिक अस्तित्व, राजनीतिक नियंत्रण और रोजगार के अवसर भी खतरे में पड़ सकते हैं। इस प्रकार के तर्क याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए। साथ ही कुछ सांस्कृतिक अधिकारों की भी बात की गई कि अगर जनसांख्यिकी में परिवर्तन होता है तो आप जानते हैं कि असम की एक विशिष्ट जनसंख्या है जो अपने आप में एक अलग प्रकार की संस्कृति को भी प्रदर्शित करती है। वो भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उसमें विविधता का भी तत्व मौजूद है। और आर्टिकल 29 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 के तहत अपनी विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से अगर कोई बाहर से आबादी आती है तो संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
उसके अंतर्गत भी तर्क प्रस्तुत किया गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो बचावकर्ता थे धारा 6A के, उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए और साथ ही इसमें सरकार ने भी अपना तर्क रखा और सरकार ने ये कहा कि सरकार ने हवाला दिया अनुच्छेद 11 का कि वो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना, अनुच्छेद 11 किससे जुड़ता है? सिटीजनशिप से जुड़ता है। लेकिन उसने कहा कि समानता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना भी नागरिकता से संबंधित मामलों में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और वो विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार के कानून बना सकती है। इस सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का कहना था। साथ ही अगर धारा 6A को समाप्त कर दिया जाता है तो उससे जो पहले से ही भारतीय नागरिक बन चुके हैं, इस धारा के अंतर्गत उनकी नागरिकता जा सकती है, वो नागरिक विहीन हो सकते हैं। यानी जो पहले से ही भारत के नागरिक बने हुए हैं इस धारा के तहत, वो भी राज्य विहीन हो सकते हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया। जो असम में जनसांख्यिकीय परिवर्तन है वो ऐतिहासिक है और उसमें भू राजनीतिक तत्वों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान में हुआ। जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है जो 1971 में बांग्लादेश बना, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में विद्यमान रहा। फिर बांग्लादेश में तरह तरह की समस्याएं रही और असम और बांग्लादेश की जो सीमा है वो बहुत पोरस है, छिद्रात्मक है, उसके कारण आव्रजन हुआ, तरह तरह की समस्याएं लगातार बनी रही। बांग्लादेश के क्षेत्र में वो भी एक कारण बना कि असम में बहुत बड़ी संख्या का बांग्लादेश से आव्रजन हुआ, बांग्लादेश से आप्रवास हुआ। तो ऐतिहासिक कारण रहे हैं असम की जनसांख्यिकी के प्रभावित होने के, और वे धारा 6A से पहले के हैं या वो भू राजनीतिक तत्वों को शामिल किए हुए हैं। ये तर्क प्रस्तुत किए गए सुप्रीम कोर्ट में धारा 6A के बचाव के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं कि अब तो धारा 6A को वैध ठहरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या इसका असम में जो NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मामला है, उससे भी कोई संबंध स्थापित होता है? नागरिकता अधिनियम की जो धारा 6 में तिथियां निर्धारित की गई थी वही आधार बनी। वर्ष 2019 में असम के अंतिम जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लाया गया था, उसी तरह की तिथियों को उसी से सम्मिलित किया गया था ताकि एक सिटीजनशिप के आधार का और उसकी पहचान को ठीक तरीके से निर्धारित किया जा सके। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन तारीखों को, यानी धारा 6A के अंतर्गत जो तारीख निर्धारित की गई है उसको वैध ठहरा दिया है, तो जो NRC का मसला अधर में लटका हुआ है उसका भी एक समाधान समय के साथ होने की संभावना इससे पूरी बनती है। साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई थी कि नागरिकता निर्धारित करने के लिए 1951 को कट ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब कट ऑफ तिथि जो निर्धारित होगी वो 1 जनवरी 1966 और साथ ही 24 मार्च 1971 का एक सम्मिलित रूप होगी, और उसी के आधार पर NRC का मुद्दा भी समय के साथ सुलझ सकता है। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A क्या प्रावधान करती है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? वर्ष 2000 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले सभी आप्रवासियों के लिए नागरिकता, 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों के लिए नागरिकता, ऑप्शन सी है सभी विदेशी नागरिकों के लिए स्वचालित नागरिकता, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।